कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा सर आपके लिए, साउथ का दौर आप लोगों के लिए क्यों नहीं खुला सर? मोदी मैजिक क्यों नहीं चल रहा है? नमस्कार खबर कंट्रोल न्यूज़ के सभी दर्शकों को। देखिए, साउथ की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर रहा वो लगभग 36% रहा और पिछली बार भी 36% था। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर तो कम हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे जो तीसरी पार्टी थी JDS, उसका 5% वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। दूसरा, जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष जो है वो लगातार ये कहता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ध्रुवीकरण करती है और एक कम्युनिटी विशेष के तौर पर उसको प्रचार प्रसार करती है। पर यहाँ आप देखिए, खुले तौर पर चुनाव के बाद ये साबित हो गया कि किस प्रकार से देखिए जो एक समुदाय का वोट कांग्रेस को मिला। आप देखिए ना, 80% एक समुदाय का वोट कांग्रेस को मिला। तो वो कैसे मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय रहता है। वहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे उसमें आप देखिए कि किसानों को जो सहायता निधि 6,000 रुपये दी जाती है, जो कोरोना काल के अंदर जो टीकाकरण किया गया, मुफ्त टीकाकरण किया गया, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, इतने हाईवे और सड़कें बनाई जा रही हैं। कर्नाटका में बहुत विकास कार्य हुए, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए कि किस प्रकार का झूठ फैलाया जाता है और जो ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो भाजपा को कहा जाता है, जबकि विपक्ष खुद करता है और वो जानबूझ के करता है कि उनको पता है। तो इस प्रकार से उन्होंने किया, उसका जो है नुकसान कहीं ना कहीं हुआ। बाद में देखिए आया खुद एक समुदाय विशेष ने ये अनाउंसमेंट किया कि 70 सीट जो है वो उनके माध्यम से जीती, ठीक है जी। तो 80% जो वोट हुआ, एक तरफा हुआ, वो उस प्रकार का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुओं का तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत विकास कार्य के, सबको योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन वो वोट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके दिल में जिस पर बदनाम करते हैं जैसे पार्टी को, उसके कारण हुआ है। परंतु आप देखिएगा आगे चल के इसका असर कोई केंद्र की राजनीति में नहीं होने जा रहा। सर, विपक्ष ये भी कहते हैं कि बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर दी, ये सबसे बड़ी गलती की है भाजपा वालों ने। आप बजरंग बली को पूछते हैं क्या? ये आप बताइए, बजरंग बली को पूछते हैं क्या? जो बजरंग बली के हित के लिए काम करता है देश में, अगर बजरंग दल को ये कह रहे तो बजरंग दल कहीं ना कहीं बजरंग बली की सेवा करता है ना, और बजरंग बली के नाम को आगे ले जाता है। तो जो व्यक्ति बजरंग बली की सेवा करता है, उसके लिए कार्य करता है, तो उन लोगों को बैन करने का काम इन्होंने किया। इन्होंने क्या कहा था वहाँ पर कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे अगर सत्ता में आएंगे। तो बैन करने का मतलब क्या हो गया? बजरंग बली से के विरुद्ध में ही तो काम करना हो गया ना। यानी कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंदिरों में या जगह जगह पर, उनका प्रचार प्रसार करते हैं बजरंग बली का, उन लोगों को बैन करना। उन्होंने समुदाय विशेष को खुश करने के ऐसा किया और उसका उन्हें लाभ मिला। अब सर, हनुमान चालीसा का पाठ भी करने जा रही है कांग्रेस, सुनने में आ रहा है हर मंगल शनिवार को दिल्ली के अंदर। इस पर क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है ना, करना चाहिए उनको, सद्बुद्धि आ रही है उनको, आनी चाहिए, लेकिन इन सब का उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए, कर्नाटका का एक और विशेष बात है कि कर्नाटका जो है हर 5 साल में कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है। जैसे राजस्थान को देखिए कि 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, ऐसी कर्नाटका में भी हुआ। अगली बार वो फिर हमारे पास आएगा। अब 2 राज्य हिमाचल में भी शुरू से यही चलता चला है कि चाहे कोई पार्टी कितना अच्छा कार्य कर ले, लेकिन दूसरी पार्टी का 5 साल बाद वहाँ पे हो जाता है, जनता जो है परिवर्तन चाहती है। तो ऐसे ही अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। आप देखिएगा वहाँ दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जैसे आप कह रहे हैं हर बार परिवर्तन होता है, अगर विकास कार्य हो रहे हों तो परिवर्तन क्यों चाहेगी जनता से? अगर कोई कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई होगी, चाहे वो पार्टी में आपसी फूट रही हो, चाहे हो सकता है कि कुछ एक आध मुद्दा ऐसा रहा हो जो जनता के टच में नहीं आया हो, तो इस कारण से कोई कमी रही होगी, उस पर जो है मंथन करेगी पार्टी। दिल्ली में मैं कई कांग्रेसी नेताओं से मिलता हूँ तो कहते हैं मोदी जी का मैजिक खत्म हुआ और राहुल जी का चलेगा, इसके क्या बोलना?
ये तो 2024 के चुनाव में उनको पता लग जाएगा। पिछली बार भी वो यही कह रहे थे कि मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया। ये कोई लोकसभा का चुनाव थोड़ी था, ये तो स्टेट का चुनाव था। लोकसभा का चुनाव आएगा तब उनको पता चलेगा। कर्नाटका के अंदर खुद बहुत सारे लोगों ने इस बात को माना है कि केंद्र में वो मोदी जी को ही वोट देंगे। इनको 2024 में पता लग जाएगा। सर राजस्थान में जो सिलेंडर होता है सर वो 500 रुपये का है और दिल्ली में 1103 रुपये का है। वहाँ की स्टेट ने तो कम कर रखा है। देखिए अभी एक फॉर्म निकला था मेरे पास HP गैस से आता है। दिल्ली में या केंद्र सरकार ने ऐसा योजना निकाल रखी है कि जो लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड के द्वारा जमा कराएं। तो जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो यहाँ पर भी लगभग 500 रुपये के आसपास का होता है। तो जिन लोगों को सब्सिडी चाहिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको सब्सिडी मिलेगी। जैसे वहाँ पे कर रखा है, आप देखिए ना कमर्शियल सिलेंडर वहाँ पर भी बहुत महंगा है, सब्सिडी वाला सिलेंडर यहाँ पर भी सस्ता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो 2 सिलेंडर साल में मुफ्त दे रही है सरकार। तो कई जगहों पर सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं और सरकार इतनी योजनाएं ला रही है। अभी पेट्रोल और गैस इन दोनों को भी GST के दायरे में लाने की प्लानिंग चल रही है। सरकार ने राज्यों को ये अनुरोध किया था राज्यों से कि आप अगर कहें तो हम इनको इसमें ले आते हैं, तो लाने पर ये सब सस्ते हो जाते हैं ना। लेकिन क्यों नहीं राज्य सरकारें इसको ला रही हैं कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें वो कहते हैं दिल्ली के अंदर, अब चलो माना कि राजस्थान के अंदर इन्होंने 500 रुपये का कर रखा है। आपने देखा होगा कि 500 रुपये का करने का कह रहे हैं, कर नहीं रखा अभी। वहाँ जो लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि उतने का ही सिलेंडर मिलता है, कोई उसमें कमी नहीं है। 500 का नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल। आप देखिए ऐड में भी जो ये दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, देने को कह रहे हैं। लेकिन देंगे या नहीं देंगे तो समय बताएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा है कि वहाँ पे अगर मिल भी रहा है तो उसके लिए यहाँ पर भी योजना बनाई हुई है, आप सब्सिडी अप्लाई कीजिए। जो उस दायरे में होंगे लोग जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो गरीब तबका है उसको मिलेगी ये इस योजना का लाभ। अगर एक लखपति आदमी है, करोड़पति आदमी है जो सक्षम है, तो वो सब्सिडी क्यों लेगा? सब्सिडी तो मिल ही नहीं रही सर, जब देखा जाए दिल्ली के अंदर किसी को भी नहीं मिल रही। दिल्ली के अंदर तो केंद्र की कोई योजना ही लागू नहीं कर रखी। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं कर रखी दिल्ली सरकार ने। आवास विकास योजना लागू नहीं कर रखी दिल्ली सरकार ने। राशन कार्ड लगभग पिछले 6 वर्षों से 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं जो इन्होंने नहीं बनाए गरीब लोगों के। तो आप बताइए ना कि कोई भी योजना यहाँ कौन सी लागू कर रहे हैं ये योजना? तो इसमें जिम्मेवार दिल्ली सरकार है सर। बिल्कुल दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सब बात तो आप जनता के बीच रखते क्यों नहीं सर? बिल्कुल रखते हैं ना, जनता के बीच सारी बातें जनता के बीच रखते हैं। जनता को तो ये गुमराह करके रखते हैं ना। आप ये देखिए ना, आप जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जो पिछले सबसे पहला चुनाव था जिसमें इनके विधायक जो जीते थे, नए नए विधायक जो इन्होंने टिकट जिन लोगों को दिए थे वो जीत करके आए थे, तो ये कह के आए थे कि हम जो है राजनीति को बदलने आए हैं। खुद केजरीवाल जी जो आए थे तो क्या कह करके आए थे? बिजली के पोल पे चढ़ गए थे बिजली की तार जोड़ने के लिए, है ना, और कह के आए थे कि भ्रष्ट और बेईमान लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबके आगे है। दूसरा ये है कि आप अंदर इन्होंने लोगों को गुमराह किया और झूठ बोला, जिस कारण से इनकी सत्ता आई। लेकिन इनका वोट % अब लगातार घट गया है। इस बार के चुनाव में खुद मनीष सिसोदिया जी का क्या हाल रहा आपने देखा होगा। चुनाव के अंदर जो व्यक्ति 28,000 वोट से जीता था वो मात्र 2,500-3 हजार वोट से सिर्फ जीत रहा है। इनके विधायकों का जो मार्जिन था वो लगभग समाप्ति की ओर। इस बार के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि इनकी क्या दुर्गति होने जा रही है दिल्ली के अंदर। वही सर, दिल्ली सरकार के मुखिया 44 करोड़ 70 लाख रुपए का जो खर्चा किया बंगला के ऊपर, इसलिए बताइए। पहले तो ये राशि ही गलत है जी। 45 करोड़ की राशि कही जा रही है लेकिन ये 171 करोड़ है, क्योंकि ये सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर जो 45 करोड़ दिखाए जा रहे हैं, एक्चुअल में तो ये 171 करोड़ है और इससे कहीं ज़्यादा राशि हुई है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो उसके आसपास के भी जो फ्लैट्स थे ना, आसपास की जो ज़मीन थी वो भी खरीद ली, उसके ऊपर भी बनाए गए, कई फ्लैट और बनाए गए। अभी ये जांच चल रही है और आप अब खुद आप ये कह रहे हैं कि देखिए लगातार जो दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये झूठा बेईमान मुख्यमंत्री जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया और जो ये कह के आया था कि ना गाड़ी ना बंगला, मतलब किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं लूँगा और एक साधारण तरीके से सिर्फ 4 कमरे के फ्लैट में रहूँगा, वो व्यक्ति आज देखिए कसम भी खाई थी। कसम, बच्चों की कसम खाई थी कि किसी के साथ, कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं करूंगा। कितनी फाइलों का चिट्ठा लेकर के आया था और दिखाता था कि देखो शीला दीक्षित के घर में इतने AC लगे हुए हैं और इतना भ्रष्टाचार किया है। लेकिन कहाँ चला गया वो सारा भ्रष्टाचार और वो सारी फाइलें?
सत्ता में आते ही इनके विधायकों ने भ्रष्टाचार दिल्ली में शुरू कर दिया। दिल्ली में जो बदहाल स्थिति हो गई है ना आज, आप देखो, अगर 15 साल 10 साल पहले आप चले जाओ, जैसा जाम लगता था वैसा जाम आज भी। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, आप 2 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाओगे। बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। आप बिजली विभाग में चले जाओ तो प्रत्येक कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई मकान बुक मिलेगा, बिजली विभाग लिख देता है कि जी ये मकान में मीटर नहीं लग सकता, ये सुविधा नहीं। फिर क्या होता है कि जी 1-1 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, दलालों से सेटिंग होती है, तब जाके वो मीटर लगते हैं। कोई सुनवाई नहीं। अस्पतालों में आप चले जाओ, अस्पतालों में बड़ा बुरा हाल है, एडमिशन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलते, सिफारिशें लगवानी पड़ती हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। तो आप ये देखिए, कॉलेजों में चले जाओ, जो बच्चे 50% से लेकर 75% तक मार्क्स लाते हैं उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता। 98%, 95%, 90%, 85% तक में फुल हो जाती है कट ऑफ। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो दिल्ली से बाहर जाते हैं। तो कोई कॉलेज इन्होंने नहीं बनाए। स्कूलों के अंदर आप चले जाइए, क्लासरूम में पहले इन्होंने क्या किया है, देखिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इन्होंने स्कूलों के गेट पे ना गार्ड बिठा दिए। स्कूल के गेट बड़े सुंदर बनाए, वहाँ गार्ड बिठा दिया। पीने के पानी की जगह कैसी है, कुछ नहीं आपको देखने देंगे। टीचर्स जो है वो किस प्रकार के हैं, कैसी शिक्षा देते हैं। आप स्कूल के गेट पर खड़े हो जाओ और जब बच्चे छुट्टी करके निकले तो जरा उनसे थोड़ा सा पूछ लेना कुछ, तो आपको पता लग जाएगा कैसी शिक्षा ये दे रहे हैं। एक क्लासरूम में 40-40, 45-45 बच्चे हैं, और जो जिस स्कूलों में कुछ नई क्लासेस बनाई भी गई हैं उनका भी बहुत लाखों में खर्चा दिखाया गया है। एक बेंच और टेबल का स्कूल। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। जल बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार है। तो कौन सी ऐसी दिल्ली में इन्होंने व्यवस्था दिल्ली के नागरिकों को दी है जिससे दिल्ली के नागरिकों को सुख सुविधा मिली हो या उनका रहना स्मूथ हुआ हो? पॉल्यूशन से देखिए बुरा हाल है। यमुना 8-9 साल हो गए, यमुना की सफाई कर दी, आप लोगों के सामने ने मीडिया दिखाया ना उस चीज़ को, और केजरीवाल से कोई क्यों नहीं पूछता? अभी वो जवाब नहीं दे रहे हैं, 45 करोड़ वाले मुद्दे पर ही जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तो RTI के द्वारा पता चला कि 171 करोड़ है। तो आने वाले समय में केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे सर? बिल्कुल जाएंगे जी। जो गलत काम करेगा वो अंदर जाएगा ही जाएगा। जो इन्होंने 171 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, ये दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में पे किया जाता है, उसको इन्होंने अपनी सुख सुविधाओं में इस्तेमाल किया है। तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। लगातार हम मंडल स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारी जो है बैंड शुरू हो गई हैं, जो इस जो ये नृत्य है इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। हर मंडल में हमारी लगभग 2-2 गाड़ियां जो है वो जाएंगी और उनके कृत्य को दिखाएंगी। और हमारी जनसभाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अभी हम इसको मंडल लेवल तक लेके जाएंगे और इनका ये जो उजागर करेंगे इनके भ्रष्टाचार को। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 24 के अंत में तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तब से देश लगातार तरक्की कर रहा है। एक इतना भारी संकट जो कभी नहीं आया था, ऐसा भारी संकट कोरोना काल जो आया देश के अंदर, उस दौरान भी हमारा देश डिगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो एक एक व्यक्ति की फिक्र और चिंता करने वाला था। उन्होंने जो है कड़ी मेहनत करके सबसे पहले वैक्सीन तैयार करवाई ताकि एक एक नागरिक की रक्षा की जा सके। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी त्राही मची हुई थी और इन्होंने भारत के अंदर इस प्रकार से इसको कंट्रोल किया कि लगभग 130 करोड़ 35 करोड़ लोगों की रक्षा की। और सबसे फास्ट टीकाकरण जो है वो इस देश में किया गया। और सबसे जो टीका जो था पहले देखा था की रक्षा की, और सबसे फास्ट टीकाकरण जो है वो इस देश में किया गया। और सबसे जो टीका जो था पहले देखा था आपने कि 10-10, 15-15 साल बाद टीका बन पाता था इस देश के अंदर। आज दूसरे देशों ने बनाया, उन्होंने अनाउंस किया, वैसे ही हमारे 2 टीके अनाउंस हो गए और सबसे कारगर दवाई हमारी निकली है। कितने देशों को हमने मुफ्त दिया और कितने देशों ने उसकी डिमांड हमसे की। चाइना से भी अच्छी दवाई हमारी निकली, अमेरिका से भी अच्छी दवाई हमारी निकली। तो आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन अभी तक दिया जा रहा है, यानी कोई भूखा ना सोए। किसानों को सहायता राशि दी जा रही है,
लाखों टॉयलेट गांव में बनाए गए, माताएं बहनें ताकि बाहर ना जा सकें, गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए, कितने करोड़ लोगों को मुफ्त मकान दिए गए और अभी भी दिए जा रहे हैं, कितने लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां दी गई। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जॉब सर्टिफिकेट बांटे हैं। तो आप देखिए ना कैसा कार्यक्रम, पूरे विश्व में भारत की जो छवि उभर करके आगे आई है। और ऐसे टाइम में जबकि यूक्रेन में और रशिया में युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इन सब देशों में महंगाई किस आलम पे है और आप देखिए भारत के अंदर कि किस प्रकार से उसको मैनेज किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो देश की जनता को यही कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को और मजबूत करके आपकी बार 400 पार सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू।